Hey guys, hi, very good evening to all of you and welcome to the session. This is your master teacher हर्ष प्रियम और मैं आ चुका हूं तुम सबके सामने मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बेसिक मैथमेटिक्स की और इस बेसिक मैथमेटिक्स में आज बात होगी ट्रायंगल्स की। तो अभी तक हम लोगों ने इसके पहले के सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं, निपटा लिए हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं बेसिक मैथमेटिक्स में ट्रायंगल्स की और आज पहला सेशन है तो आज एकदम बेसिक होगा। तो बेसिक में आज हम लोग पहला चीज जो बात करेंगे दैट विल बी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। काफी बेसिक हो गया ना, बेसिक मैथ्स में बेसिक पढ़ेंगे और वो पहली बेसिक चीज होगी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, फुल बेसिक। ओके फाइन, सो एनीवेज तो टुडे वी हैव टू स्टार्ट द फर्स्ट सेशन ऑफ द ट्रायंगल्स पार्ट। तो देखते हैं, शुरू करते हैं। बड़ा मस्त चैप्टर है, इजी सा चैप्टर है, ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो तो लेट्स स्टार्ट। अब पहली चीज तो आप सबको धन्यवाद हमें 1 मिलियन फैमिली बनाने के लिए, और इसी तरीके से अपना प्यार दिखाते रहो, वीडियो पे लाइक दबाते रहो एंड सब्सक्राइब द चैनल, ताकि ये 1 मिलियन फैमिली बहुत ही जल्दी 2 मिलियन भी हो, फिर 3 मिलियन हो, फिर 5 मिलियन, फिर 10 मिलियन और बढ़ते जाए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग सबसे पहले जो बात कर लें, तो बेटा एक बात ध्यान रखो कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, हम लोग सिमिलैरिटी के बारे में जानने वाले हैं। 9th चैप्टर में कॉन्ग्रुएंसी जाना था, यहाँ पे सिमिलैरिटी जानेंगे, ठीक है। तो सिमिलैरिटी क्या होता है, सिंपल सा मतलब समझो कि जब दो फिगर सेम दिखे आपको तो वो सिमिलर होते हैं। सेम दिखेगा क्या मतलब, इसको ऐसे इमेजिन करने का कि जैसे मान लो मोबाइल है, मोबाइल में इसको देख रहे हैं। अब अगर मोबाइल में इसको मैं छोटा करूं, इस इमेज को अगर छोटा करूं तो वो ऐसा बनेगा। क्या कभी ऐसा मुमकिन है कि मोबाइल में इमेज को छोटा करूं और वो ऐसा हो जाए? या फिर कभी ये पॉसिबल है कि इस इमेज को बड़ा करूं और वो ऐसा हो जाए? कभी नहीं पॉसिबल है। सो द फैक्ट इज कि जब आप इसको सेम डायमेंशन से बढ़ाते या घटाते हो, when you enlarge or diminish it by a same dimension, जैसे मान लो इसके सारे साइड लेंथ को मैंने आधा कर दिया, तो सारे साइड लेंथ आधे होंगे ना, ऐसा थोड़ी कि मतलब एक आधा होगा बाकी आधे नहीं होंगे। या फिर मानो ये ट्रायंगल है, इसको तुमने छोटा किया और अब वो ऐसा दिखने लगा, तो क्या ये मुमकिन है? यार इक्विलैटरल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बन जाएगा? नहीं पॉसिबल है। सो द फैक्ट इज कि जब आप किसी दो फिगर को लेते हो और उसका वो दोनों फिगर एक दूसरे से सिमिलर रहते हैं, सिमिलर मतलब क्या कि उनके डायमेंशंस चेंज होते हैं और वो भी सेम रेशियो में। मतलब अगर ये छोटे से बड़ा कर रहे हो तो ये साइड अगर डबल हुआ है तो इसको भी डबल होना पड़ेगा, इसको भी डबल होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ये डबल हो गया, ये 3 गुना हो गया और ये 4 गुना हो गया। इसका मतलब आपने उसको जूम इन या जूम आउट नहीं किया है, बल्कि आपने उस पूरे ट्रायंगल को ही चेंज कर दिया है। सो द आइडिया इज कि जब भी आपके पास ऐसे फिगर्स आए तो उन फिगर्स को हम कहते हैं सिमिलर। जैसे कि से फॉर एग्जांपल मान लो देखते हैं स्क्वायर। तो अगर मैं स्क्वायर की बात करूं तो तुम कैसे भी स्क्वायर बना लो, जैसे ये एक स्क्वायर है, एक छोटा स्क्वायर बना लो, एक और बड़ा स्क्वायर बना लो। तो देखो एक बात समझो, अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है, तो मैं कह सकता हूं कि यार 1 सेंटीमीटर वाले स्क्वायर को थोड़ा बड़ा करोगे ना तो 2 सेंटीमीटर वाला स्क्वायर बनेगा। वो होगा तभी भी स्क्वायर ही। 2 सेंटीमीटर वाले स्क्वायर को और बड़ा करोगे ना तो 4 सेंटीमीटर का बनेगा। बिल्कुल सही बात है, वो भी स्क्वायर ही रहेगा। तो ये सारे फिगर्स चेंज नहीं होंगे। लेकिन अगर मानो कोई बंदा मेरे से बोले कि भैया अच्छा ऐसा बताओ कि रेक्टेंगल बनाएंगे, तो रेक्टेंगल में जैसे मान लो ये एक रेक्टेंगल है, तो क्या सारे रेक्टेंगल में सिमिलर होंगे? मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं होंगे। क्यों होंगे? देखो क्यों नहीं होंगे, देखो बताता हूं। मानो ये 2 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब मैंने एक और बड़ा रेक्टेंगल बनाने का सोचा और उस बड़े रेक्टेंगल में मैंने क्या किया कि इसको 6 सेंटीमीटर का बनाया और इसको मैंने बना दिया कुछ 4 सेंटीमीटर का। तो ध्यान से देखो ये सिमिलर क्यों नहीं है। अगर इस रेक्टेंगल को बड़ा करके मैं ये वाला रेक्टेंगल मेरे को मिलता तो होता क्या कि भाई साहब जब 1 का 4 हुआ है मतलब 4 टाइम्स हुआ है, तो 2 का भी 8 होना चाहिए ना, 6 तो नहीं होना चाहिए। मींस मैंने डायमेंशन सेम तरीके से नहीं बढ़ाए। इसका मतलब जरूर मैंने इसको जूम इन किया तो ये नहीं मिला होगा, ये ऑल टुगेदर एक नया रेक्टेंगल होगा। इसीलिए जब 2 रेक्टेंगल हो या 3 रेक्टेंगल हो तो सारे के सारे रेक्टेंगल सिमिलर हो ये जरूरी नहीं है। बट स्क्वायर में बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि उसमें सिर्फ साइड होता है, वो साइड 1, 2, 4 जैसे भी तुम चेंज करोगे तो वो सिमिलर ही होगा, ठीक है। यहां तक की बात क्लियर है? चलो अगर यहां तक की बात क्लियर है तो बड़ा सिंपल सा तरीका से हम लोगों ने सिमिलैरिटी सीख ली। अभी वैसे पूरा नहीं सीखा है इसके बारे में, ये सिर्फ लुक एंड फील पे नहीं होता है कि सर देख के सिमिलर लग रहा है। इसके बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए हम लोग बीपीटी शुरू करते हैं। अब मेरे बच्चे बीपीटी में एक सिंपल सी चीज समझ लेना, बड़ा आसान सा टॉपिक है। क्यों बड़ा आसान सा टॉपिक बोल रहा हूं वो भी समझो। बीपीटी में बस एक सिंपल सी चीज है, वो ये कि हमें एक कोई ट्रायंगल दिया होता है और इस ट्रायंगल में एक लाइन होता है जो बेस के पैरेलल होता है, कोई भी एक लाइन।
किसी भी साइड से ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिन दो साइड से तुमने ये लाइन बनाए हैं, तो जो बचा हुआ साइड होगा तीसरा, ये उसके पैरेलल होगा। अगर ऐसा गिवन है, इफ में ये डी इज पैरेलल टू बीसी, ऐसा गिवन है, तो इस सिचुएशन में हम क्या कहते हैं, या बीपीटी क्या कहता है, बीपीटी कहता है कि भैया अगर ऐसा होगा तो आपको एडी बाई बीडी इक्वल हो जाएगा एई बाई ईसी के। क्या होगा? एडी बाई बीडी इक्वल हो जाएगा किसके? एई बाई ईसी के। मतलब लाइन अगर पैरेलल है बेस के, तो इसके साइड के रेशियोज बराबर हो जाएंगे। इतना ही सिंपल है, ठीक है। चलो, अगर ये वाली बात समझ गए हो तो इसका प्रूफ भी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में इसका प्रूफ आता है, तो देख लेते हैं प्रूफ कैसे होगा। बड़ा सिंपल सा प्रूफ है, एकदम 1 मिनट में पढ़ा दूंगा। एक तो सबसे पहले तो तुम देखो ये ध्यान से, अच्छा तुमको यहां पे 2 कंस्ट्रक्शंस करने पड़ेंगे। कौन सा कंस्ट्रक्शन? जो डॉटेड लाइन में दिया हुआ है, डी से सी को जोड़ दो और बी से ई को जोड़ दो। डी विल बी ज्वाइंड विद सी, डी सी, एंड बी विल बी ज्वाइंड विद बी। फिर ई से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो एडी पे, एन के फॉर्म में EN, और डी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो एई पे, DM। ये 2 कंस्ट्रक्शन आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब ये कंस्ट्रक्शन करवाया क्यों भाई, तो बताता हूं। सबसे पहले ध्यान दो इस ट्रायंगल पे, दिख रहा है ये ट्रायंगल? कौन सा ट्रायंगल है? ये ट्रायंगल BDE। तो मैं लिखना चाहता हूं एरिया BDE, एरिया ट्रायंगल BDE इक्वल होगा, कौन से ट्रायंगल के इक्वल करूंगा? क्या लगता है? अरे सिंपल है, ये इस ट्रायंगल के इक्वल होना चाहिए। ध्यान से देखो, और अगर किसी के मन में डाउट आ रहा है सर क्यों इक्वल होना चाहिए, तो मैं बता दूंगा क्यों इक्वल होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा तुम सोचो, तुमको शायद खुद से समझ में आ जाए क्यों इक्वल होना चाहिए। आया? चमका? अभी भी नहीं चमका? अरे मेरे दोस्त, ये पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है ना? तो अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो दो ट्रायंगल्स सेम बेस डी पे बैठे हैं और सेम पैरेलल के बीच में है। नहीं लग रहा? दो ट्रायंगल BDE और ट्रायंगल CED, दोनों ट्रायंगल डी बेस पे हैं और इन्हीं 2 पैरेलल लाइंस के बीच में बैठे हैं। अगर ऐसा है तब तो दोनों का एरिया सेम होना चाहिए। ट्रायंगल्स बिटवीन द सेम पैरेलल्स एंड बिटवीन द ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स डू हैव इक्वल एरिया, इसीलिए इक्वल होगा, ठीक है। चलो, अब अगर 2 इक्वल चीज है तो तुम्हें पता होगा कि 2 इक्वल चीज को तुम सेम क्वांटिटी से दोनों तरफ डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट कुछ भी कर सकते हो। ये तो पता होगा ना। चाहूं तो दोनों तरफ k से डिवाइड कर दूं या k से मल्टीप्लाई कर दूं, फर्क नहीं पड़ता। अब वो कौन सी चीज होगी जिससे मैं डिवाइड करना चाहता हूं, तो मैं बताऊंगा। ये याद रख लेना कि हम दोनों तरफ एरिया ट्रायंगल ADE से डिवाइड करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? एरिया ट्रायंगल ADE, एरिया ट्रायंगल ADE, और इधर भी सेम एरिया ट्रायंगल ADE से डिवाइड करना चाहते हैं। तो पूछोगे सर ऐसा क्यों किया आपने? हैं? मैं बोलूंगा ऐसा इसलिए किया क्योंकि इससे आंसर आएगा। फिर हो सकता है तुम ये भी पूछो, सर आपको कैसे पता है आंसर आएगा? फिर मैं बोलूंगा मेरे को इसलिए पता क्योंकि मैं टीचर हूं। खैर, मैं बोलूंगा कि मेरे को इसलिए पता कि यार ये वाली बात ना तो प्रैक्टिस करते करते आती है। मैंने भी इसका सॉल्यूशन स्टार्टिंग में, जब मैं स्टूडेंट था तो मैंने भी इसका सॉल्यूशन देखा, फिर मैंने खोजा और बहुत सारे सॉल्यूशन मिले, लेकिन ये सबसे इजीएस्ट सॉल्यूशन था, इसीलिए बुक्स में ये दिया हुआ है। तो आप इसको थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करो, अपने आप याद हो जाएगा। आसान है, ठीक है, टफ नहीं है। चलो, अब एरिया BDE को देखो, तो मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखना चाहता हूं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के फॉर्मेट पे, ठीक है। तो BDE अगर मैं ट्रायंगल देखूं तो देखो, इस BDE में बेस किसको मानोगे? कईयों का मानना होगा कि सर BE को बेस मान लो। मैं बोलूंगा मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कुछ बोलेंगे नहीं सर DE देखने में ज्यादा अच्छा लग रहा है, बेस जैसा लग रहा है। मैं बोलूंगा ठीक है। कुछ बोलेंगे नहीं सर BD को क्यों अकेले छोड़े। लेकिन खैर, तुम कुछ भी बोलो, मैं बेस BD को ही लूंगा। अब तुम फिर पूछोगे सर ऐसा भेदभाव क्यों? मैं बोलूंगा कि यार BD को जब तुम बेस लोगे ना तभी आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि अगर तुमको याद हो तो हमें प्रूफ क्या करना है। बीपीटी में स्टेटमेंट क्या दिया था मैंने दिया था कि अगर DE पैरेलल टू BC है, इफ ये गिवन है, तो आपको प्रूफ करना है AD बाई BD इज इक्वल्स टू AE बाई C। यही बोला था ना मैंने, याद आ रहा है? यही तो प्रूफ करना है। मतलब आपको BD की जरूरत है और आपको AD की जरूरत है, तो आपको यहां पे बेस लेना चाहिए BD। तो मैं लूंगा अच्छा हाफ इंटू बेस में लिखूंगा BD इंटू हाइट। अब हाइट क्या लूं? तो याद होगा तुमको, अगर बचपन में पढ़ा होगा कि हाइट हमेशा उस वर्टेक्स से दी जाती है जो बेस के अपोजिट होता है। BD बेस के अपोजिट वर्टेक्स है E, और E से आपको परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। तो देखो, E से परपेंडिकुलर तो पहले ही ड्रॉप कर रखा था, जो हमने परपेंडिकुलर बनाया था ना कंस्ट्रक्शन में, EN, वो तो पहले ही ड्रॉप कर रखा है। तो मैं लिखूंगा हाइट के जगह पे EN डिवाइडेड बाई, अब ADE की बात करते हैं, लेकिन ADE से पहले रुक जाओ। अब देखो, उधर बाजू वाले में भी एक ट्रायंगल बैठा है,
बाजू वाले में भी ट्रायंगल बैठा है, उसको देख रहे हो? तो बाजू वाले का जो ट्रायंगल है, तुम समझ गए होगे कि बाजू वाले में मेरे को बेस क्या लेना चाहिए। बाजू वाले में भी वही सेम करना चाहिए, हाफ, बेस के जगह पे मुझे सी लिखना चाहिए। क्यों लिखना चाहिए? क्योंकि सी मेरे काम का है ना। और सी को अगर मैं बेस लूंगा, बेस, तो हाइट मेरा डीएम बनना चाहिए, क्योंकि अपोजिट वर्टेक्स से हाइट बच जाती है, तो सी इंटू डीएम मैंने लिख दिया, डिवाइडेड बाई, अब दोनों जगह एरिया एडीई है, तो एडीई में फिर से मैं बेस कुछ भी ले सकता हूं, तुम चाहे जो मानो, एडी डी ए, लेकिन फायदा किसमें है? तो फायदा यार मेरा बेस एडी लेने में है। क्यों? क्योंकि एडी की जरूरत है सॉल्यूशन में। तो मैं एडी को, एरिया ट्रायंगल एडी में एडी को बेस मानूंगा, तो मैं लिखूंगा हाफ इंटू बेस एडी इंटू हाइट, बेस एडी इंटू हाइट, हाइट क्या है? एनई, हाइट क्या है? एनई, तो हाइट हो गई एनई, इधर हाफ इंटू बेस, तो एडी ट्रायंगल में बेस क्या है? एई, बेस क्या है? एई, और हाइट क्या है? हाइट क्या है? डीएम, हाइट क्या है? डीएम, तो यहां पे आ गया डीएम। अब मेरे दोस्त देखो कितना इजी हो गया, कितना ज्यादा इजी हो गया। देखो हाफ से हाफ गया, बिल्कुल गया, एनई से एनई गया, गया, हाफ से हाफ गया, गया, डीएम से डीएम गया, गया, बीडी बाय एडी, बीडी बाय एडी इज इक्वल्स टू सी बाय ए, नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा? बीडी बाई एडी इक्वल्स टू सी बाई ए होगा, बिल्कुल होगा। और अब तुम चाहो तो इस दोनों को रेसिप्रोकल करके ये फाइनल आंसर नहीं ले आओगे जो तुम्हें स्टार्टिंग में प्रूफ करना था। समझ आया मेरे दोस्त? इतना आसान है, इसीलिए मैं बोल रहा था ये आसान है। ठीक है, तो बस यही आपको प्रूफ करना है। इसके आपको मिल जाएंगे पूरे पूरे 5 नंबर। इस बार तो 4 नंबर का क्वेश्चन नहीं है, 3 नंबर में भी आ सकता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता, 3 नंबर में भी आ सकता है, 5 नंबर में भी आ सकता है। तो आपको मिल जाएंगे पूरे नंबर अगर आ गए तो। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगर यहां तक की बात समझ में आ गई, एक बात और बताऊंगा कि यार पता है, ये ट्रायंगल में ऐसा नहीं है कि हमेशा सिर्फ यही रेशियो इक्वल होगा और कोई रेशियो इक्वल नहीं होगा। जैसे मैंने क्या बताया कि लाइन पैरेलल होगा तो ऊपर वाला पोर्शन बाई नीचे वाला पोर्शन विल बी इक्वल टू इधर का ऊपर वाला पोर्शन डिवाइडेड बाई नीचे वाला पोर्शन, ऐसा। लेकिन सिर्फ यही एक रिजल्ट होगा ऐसा नहीं है, इसके साथ साथ और रिजल्ट क्या हो सकते हैं कि तुम लिखो ऊपर वाला बाई टोटल, ऊपर वाला पोर्शन एडी डिवाइडेड बाई टोटल पोर्शन एबी, ये भी इक्वल होगा बाजू वाले के ऊपर वाला डिवाइडेड बाई टोटल के। मतलब अगर तुमने इधर ऊपर वाला बाई टोटल लिया तो इधर भी ऊपर वाला बाई टोटल होगा, समझ गए? और सिमिलरली तो इसका उल्टा भी होना चाहिए। उल्टा मतलब नीचे वाले के बारे में, बीडी बाय होल एबी, मतलब तुम लिख सकते हो बीडी बाय एबी, ये भी इक्वल होगा उधर सी बाय एसी के। तो इन दोनों रिजल्ट्स को हम कहते हैं कोरोलरी। कोरोलरी मतलब कि हमने जो पहला वाला प्रूफ किया ना, एडी बाई बीडी इक्वल्स टू ए बाई सी, इसी की मदद से ये दोनों भी प्रूफ किए जा सकते हैं। लेकिन प्रूफ करने की भी जरूरत नहीं है, प्रूफ किए जा सकते हैं। तो आपको बस रिजल्ट याद रखना है। एग्जाम में भी बस आपको इतना ही प्रूफ करना है। अगर बीपीटी आता है तो इन सब की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं करिएगा, ठीक है? याद रखना बस। जिनको याद करने में दिक्कत है या फिर नहीं याद है या नहीं पता है, वो प्लीज इसको लिख लो, वीडियो पॉज करके लिख लो, सॉल्व करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे, ठीक है? चलो, अब इसके बाद है इसका कन्वर्स। कन्वर्स का क्या मतलब होता है यार? कन्वर्स का बड़ा सिंपल सा मतलब होता है। कन्वर्स का मतलब ये होता है कि जब देखो, अभी हमने बीपीटी में क्या बात किया? हमने बीपीटी में बात किया कि अगर लाइन पैरेलल है तो रेशियोज बराबर होंगे, ठीक है? कन्वर्स का क्या मतलब होना चाहिए? कॉमन सेंस लगाओ। कन्वर्स का मतलब होना चाहिए बड़ा सिंपल कि अगर जो रेशियो पैरेलल है तो लाइंस पैरेलल होंगे, है ना? तो यहां पे होता क्या है? गिवन कंडीशन होता है कि इफ एडी बाई बीडी, अगर जो रेशियो इक्वल है ए बाई सी के, तो देन क्या होगा? D will be parallel to BC। ये होता है कन्वर्स का स्टेटमेंट। तो बस बीपीटी क्या कहता है? बीपीटी कहता है अगर लाइन पैरेलल है तो रेशियो इक्वल होगा। कन्वर्स क्या कहता है? अगर रेशियो इक्वल है तो लाइन पैरेलल होगा। बस दैट्स इट, ठीक है? चलो, अगर ये दोनों चीज समझ गए तो चलो आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। लेकिन 1 मिनट रुक जाओ, ये है ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में, वेदांतों के बारे में। तो वेदांतों आपको बहुत सारे तरीकों से आपकी मदद कर रहा है। ये सारे आपके प्रॉब्लम्स जो हमेशा से हुआ करते थे, वेदांतों ने इन सबको सॉल्व कर दिया है और सॉल्व करके बल्ले बल्ले तरीके से आपको पढ़ने का मौका दिया है लाइव ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे? आपके सारे के सारे प्रॉब्लम किसी न किसी तरीके से सॉल्व हो गए। जैसे डाउट्स के लिए डाउट ऐप बन गया है, नोट्स आपको आपके लॉगिन में मिल जाएगा, टेस्ट एंड असाइनमेंट्स आपको मिलेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रिपरेशन शेड्यूल आप अपना बना सकते हो, चॉइस ऑफ लैंग्वेज आप खुद से कर सकते हो, कौन सी भाषा में पढ़ना चाहते हो। ये सारी चीजें वेदांतु ने आपको आपके प्रो सब्सक्रिप्शन में दी है।
और वो सब्सक्रिप्शन में सिर्फ इतना ही नहीं मिलता, बल्कि इसके साथ साथ अनलिमिटेड लाइव क्लासेस भी मिलते हैं, माइक्रो कोर्सेज और क्रैश कोर्सेज का पूरा एक्सेस मिलता है बिना कोई रोक टोक के। जो माइक्रो कोर्स, जो क्रैश कोर्स लगाना चाहते हो लगा लो, जो रिवीजन कोर्स देखना चाहते हो लगा लो, मतलब सब कुछ फ्री, पूरा वेदांतु फ्री आपके लिए, सिर्फ एक प्रो सब्सक्रिप्शन से। ठीक है, तो करना क्या है, आपको बस एक लिंक पे जाना है जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वो लिंक होगा vdnt.in/ytpro, उस लिंक पे चले जाइएगा। उस लिंक पे जाने के बाद आप पूरा देख दाख लीजिएगा कौन सा क्या है, कैसा है, ठीक है नहीं है। जो पसंद आए, जैसा भी सब्सक्रिप्शन, जितने टाइम का, 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, उसको परचेज करने के बाद आप एक कूपन कोड यूज कर सकते हो HP Pro। इस कूपन कोड से आपको जो भी फाइनल डिस्काउंटेड प्राइस दिख रहा होगा उस पे भी एक्स्ट्रा 15% डिस्काउंट मिल जाएगा, तो कुछ एक्स्ट्रा सेविंग हो जाएगी, पॉकेट मनी निकल जाएगी। ठीक है, चलो, तो ये चीज कर सकते हो वेदांतु के लाइव सेशंस के साथ जुड़ने के लिए। ओके, तो पहला क्वेश्चन आप सबके सामने कंप्यूटर ने पेश किया, वो यही है। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन कहता है कि D and E आर द पॉइंट्स, ये पैरेलल भी है, D इज पैरेलल टू BC, ये भी दिया हुआ है, अच्छी बात है। AD की वैल्यू इन लोगों ने दे रखी है 3.6, बहुत बढ़िया। AB की वैल्यू 10, पूरा AB है 10, ध्यान रखना। तो अगर पूरा AB है 10 तो तुम समझ गए होगे कि नीचे वाला 6.4 होना चाहिए, तभी तो पूरा 10 होगा। ठीक है, AE की वैल्यू है 4.5, अच्छी बात है, और AC की वैल्यू आपसे पूछी गई है। ठीक है, याद करो मेरे दोस्त, हमने तुम्हें अभी अभी एक कोरोलरी पढ़ाया, याद आ रहा है? कोरोलरी में मैंने पढ़ाया था कि AD बाय AB, ऊपर वाला बाय होल, याद आ रहा है? ऊपर वाला बाय होल इक्वल्स टू बाजू वाले का भी ऊपर वाला बाय होल, AE बाय AC पढ़ाया था ना। देखो ये उसी कोरोलरी पे नहीं बैठेगा, क्योंकि BPT है, लाइन पैरेलल है, तो मैं BPT लगा सकता हूं, BPT लगा सकता हूं, तो ऐसा लिख दूंगा, तो AD की वैल्यू हमें दे रखी है 3.6, AB की वैल्यू 10 इज इक्वल्स टू AE की वैल्यू 4.5 और AC की वैल्यू हमें निकालनी है। क्या नहीं निकाल पाओगे? 45/3.6, तो AC की वैल्यू आपको निकलनी चाहिए 45/3.6, इसको ऊपर से 10 और यहां से 3.6 का पॉइंट गायब करो, 9 से इसको 5 बार में, 9 से इसको 4 बार में, 50/4 12.5 आ गया आंसर। इतना इजी था। तो आपको करना क्या है, AC की वैल्यू 12.5 होने वाली है। ठीक है, सॉरी मेरा मोबाइल बज रहा है, एक सेकेंड। तो बस आपको करना क्या है, बस बहुत सिंपल तरीके से आपको इसके AC की वैल्यू निकालनी है, और वो आपने निकाल दी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपने AC की वैल्यू 12.5 बना दिया, वैल्यू निकल गई, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है। अगला क्वेश्चन कहता है भैया AD बाई DB, इस बार इन लोगों ने ऊपर बाई पूरा नहीं दिया, ऊपर बाई नीचे, AD बाई DB। ये क्या है? 4:7, अच्छी बात है। AC पूरा का पूरा AC दे रखा है और AE पूछा है। अच्छा देखो ध्यान से, AD बाई DB दिया है, लेकिन क्या मैं लिख सकता हूं AD बाई AB फिर से वही रेशियो इक्वल्स टू AE बाई AC? बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं मानना, बिल्कुल नहीं, हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। अच्छा पॉसिबल तो है, लेकिन क्या हमें इसकी वैल्यू पता है? यहां पे बात आ जाएगी, अरे नहीं ये तो नहीं पता है। हमें AD पता है कि 4 है, मतलब एग्जैक्टली 4 नहीं है, लेकिन 4 के रेशियो में है। ठीक है, तो AD 4, AB क्या हमें पता है? हमें नहीं पता है। हमें AB 4 और 7 ऐड करने को तो नहीं पता होगा? अरे पता हो जाएगा यार, AD और DB दिया हुआ है ना 4 और 7, तो AB क्या होना चाहिए? 4 7 11, तो ये 11 हो गया, इक्वल्स टू AE, ये तो निकालना है मुझे। और AC की वैल्यू बता दो, AC की वैल्यू 6.6, यहां से कैंसिल आउट करो, 6 बार में जाएगा 0.6 टाइम में, तो AE की वैल्यू आ जाएगी 2.4। AE की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2.4। इजी नहीं है यार, इससे ज्यादा इजी क्या लोगे बताओ? इतने इजी तो क्वेश्चंस आ रहे हैं, 3 3 4 4 नंबर में ऐसे क्वेश्चंस अगर आ गए तुम्हारे तो बल्ले बल्ले हैं। देखो 12.5 आ रहा है आंसर पहले वाले का, और दूसरे वाले का 2.4 जैसा बताया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। मजेदार क्वेश्चन है भाई, और इजी है सबसे बड़ी बात। क्वेश्चन कहता है कि फिर से D पैरेलल है, अच्छी बात है। देखो D पैरेलल है, अगर D पैरेलल है तो हमें x की वैल्यू बतानी है। कब? जब AD है x, BD है x - 2 और AE है x + 2 और EC है x - 1। यार इससे ज्यादा इजी कुछ नहीं हो सकता। तो बस एक लाइन में लिखोगे भैया ये है BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और BPT में क्या लिखोगे तुम? बस एक लाइन में लिखोगे AD बाई BD बराबर AE बाई C, और उसके बाद इसकी वैल्यू डालो तो लिखोगे x/x - 2 बराबर x + 2 x - 1। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे? कर लो यार, जल्दी करो। ये आ जाएगा x² - x इज इक्वल्स टू x² - 4। अब ध्यान से देखना, x² गए, -x बराबर -4, तो x की वैल्यू दौड़ते दौड़ते आ गई, x की वैल्यू 4। एक लाइन में सॉल्व हो रहा है। देखो कितना बड़ा सा विशाल सा क्वेश्चन, बेकार सा लग रहा है, x देके एकदम पूरा गंदा सा कर दिया इन लोगों ने, लेकिन आंसर कितना प्यारा सा आ गया। ठीक है, देखो दिखाता हूं सॉल्यूशन भी। x की वैल्यू 4, सिंपल मजेदार। हाँ
चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलो तो देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सेज शो दैट द लाइन सेगमेंट व्हिच जॉइंस द मिड पॉइंट ऑफ द ऑब्लिक साइड्स ऑफ द ट्रेपेजियम इज पैरेलल टू द पैरेलल साइड्स। अच्छा, तो यार सबसे पहले तो यहां पे ये जानने की जरूरत है कि ट्रेपेजियम में ऑब्लिक साइड क्या होता है। हाँ, तो सारे लोग ध्यान से देखो कि हमारे पास एक ट्रेपेजियम है, जैसा मान लो ये है ट्रेपेजियम, और इस ट्रेपेजियम में हमारे पास क्वेश्चन कह रहा है कि एबीसीडी आपके पास एक ट्रेपेजियम है। इस एबीसीडी में ये पी होगा और ये क्यू होगा। एबीसीडी में क्या होगा, ये पी होगा, ये क्यू होगा, ठीक है। तो इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर पी और क्यू मिड पॉइंट्स हैं तो आप ये प्रूफ कीजिए कि ये जो पी क्यू है ये वो एबी और सीडी के पैरेलल होगा। ये पैरेलल साइड्स है, ठीक है, तो ये इसके पैरेलल होगा, ऐसा प्रूफ करना है। और ऑब्लिक साइड्स क्या होते हैं, तो वो होता है एडी और बीसी। एडी और बीसी ये होता है हमारा ऑब्लिक साइड, ठीक है। तो चलो अब इसको प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे, तो यार एक सिंपल सा कंस्ट्रक्शन करना है जो यहां पे तुम लोगों को कर देना है। वो सिंपल सा कंस्ट्रक्शन क्या है, सिंपल सा कंस्ट्रक्शन ये है कि आप इस लाइन को एक्सटेंड करो और इस लाइन को भी एक्सटेंड करो और एक पूरा ट्रायंगल बना लो, फुल फ्लेजेड ट्रायंगल। बना लिया, बिल्कुल बना लिया। लेट्स कॉल इट के। क्या कहते हैं इसको, के कह देते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो कि एक बात तो तुम्हें पता है कि पहले से AB इज पैरेलल टू DC। क्यों, क्योंकि भैया ये तो होगा, ये ट्रेपेजियम का ये डेफिनेशन है कि ये दोनों लाइंस पैरेलल होते हैं। तो अगर AB इज पैरेलल टू DC, तो क्या मैं अगर ट्रायंगल KDC की बात करूं और इस KDC में मैं BPT लगाना चाहूं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, तो क्या मैं BPT के बाद ये नहीं लगा सकता कि KA अपॉन AD इक्वल्स टू KB अपॉन BC? KA अपॉन AD इज इक्वल्स टू KB अपॉन BC। लगा सकता हूं, बिल्कुल लगा सकता हूं, ठीक है। अब ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से, एक लाइन में आंसर आएगा। यार दोस्त ये बताओ कि AD को तुम 2 टाइम्स AP लिख सकते हो क्या? क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा, मैं बोल रहा हूं AD को तुम 2 टाइम्स AP लिख सकते हो क्या? लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो, क्योंकि मुझे दिख रहा है AD और AP ये P मिड पॉइंट है, तो 2 टाइम्स तो AP लिख ही सकते हैं। तो मैं लिखूंगा KA अपॉन AD की जगह पे 2 टाइम्स AP, और इसी तरीके से KB और BC के जगह पे मैं क्या लिखना चाहता हूं, मैं लिखना चाहता हूं 2 टाइम्स BQ। क्या लिखना चाहता हूं, 2 टाइम्स BQ। तो मैं जैसे ही ऐसा लिखा 2 टाइम्स BQ, तो यहां से 2 और 2 तो गायब हो जाएंगे। बहुत ही आसानी से मुझे दिख जाएगा KA बाई AP इज इक्वल्स टू KB बाई BQ। दिख गया, बिल्कुल दिख गया। अच्छा यार एक बात बताओ, अगर ऐसा आ रहा है तो इसके बाद तुमको समझ पा रहे हो क्या कि क्या लगाना चाहिए? हमने अभी प्रूफ कर दिया कि दिस साइड अपॉन दिस साइड इज एक्चुअली इक्वल टू दिस साइड अपॉन दिस साइड। ये हमने प्रूफ किया। KA बाई AP इक्वल्स टू KB बाई BQ, ये हमने प्रूफ कर दिया। जैसे ही हमने ये प्रूफ किया तो ऐसा नहीं लग रहा कि कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम लग रहा है। साइड के रेशियोज इक्वल होते हैं तो लाइन पैरेलल होता है, ये हमें कहता है कन्वर्स ऑफ BPT। तो कन्वर्स ऑफ BPT से मैं लिख सकता हूं कि इसका मतलब AB इज पैरेलल टू PQ। जैसे ही PQ AB के पैरेलल हुआ तो ऑटोमेटिकली CD के पैरेलल तो हो ही जाएगा। समझ पाए क्या? बहुत ही सिंपल सा है, देखने में खतरनाक लग रहा है, और शायद ये वाला अगर कंस्ट्रक्शन नहीं करते तो थोड़ा मुश्किल हो सकता था, लेकिन अगर एक बार कंस्ट्रक्शन ध्यान है तुम्हें तो फिर तो ये टफ नहीं है, ठीक है। देखो यही सेम तरीका यहां पे भी किया गया है। PD बाई 2PM, इन लोगों ने P से लिया तो PD बाई 2PM द सेम वे, ठीक है, और सॉल्व कर दिया। फाइन, समझ में आ गया। चलो अगर समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर साइड BC ब्ला 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 ब्ला। मैं बस आखिरी लाइन पढ़ने में इंटरेस्टेड हूं। आखिरी लाइन ये कह रहा है, वैसे मुझे याद है, तुम लोग पढ़ लो यार प्लीज। तो इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आखिरी में आपको प्रूव ये करना है AO बाई OX इज इक्वल्स टू AF बाई AB, ये प्रूफ करना है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसमें लिखा ये हुआ है कि जो D है वो मिड पॉइंट है। D एंड O पॉइंट्स ऑन O बाइसेक्टेड एट D एंड O, बाइसेक्टेड एट D एंड O। बाइसेक्टेड का मतलब क्या होता है? बाइसेक्टेड का मतलब होता है आधा आधा बटा हुआ। तो ये जो D है ना, ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, और ये जो D है ये OX को भी बाइसेक्ट कर रहा है। देखो, इन द साइड BC ट्रायंगल ABC बाइसेक्टेड एट D एंड O इज एन any point on AD, BO and CO are produced meet AB respectively, AD is produced so 2x so that D is the midpoint of OX। देखो D is the midpoint of OX। D किसका midpoint है? OX का। तो OX का midpoint अगर D है तो एक बात ध्यान से समझो कि साइड BC ऑफ ABC is bisected at D, मतलब ये BC, ये जो D है वो BC को भी बाइसेक्ट कर रहा है और OX को भी बाइसेक्ट कर रहा है। अच्छा,
अगर मैं इनको जोड़ दूं, मान लो अगर मैं इनको जोड़ दूं तो एक क्वाड्रिलैटरल दिख रहा होगा तुमको। और क्या तुम इस क्वाड्रिलैटरल की प्रॉपर्टी समझ पा रहे हो? ये एक क्वाड्रिलैटरल है BOCX और ये BOCX में इसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। देखो BC और OX एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं D पे, है ना ऐसा? तो ये कब होता है? कौन से ऐसे क्वाड्रिलैटरल होता है मिनिमम पॉसिबल क्वाड्रिलैटरल जिसमें डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं? ऐसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक जो सबसे सिंपल वाला मुझे पता है वो होता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ डायगोनल बाइसेक्ट हो रहा है तो तुम्हारा काम बन गया। रोम्बस भी होता है, तुम सोच रहे होगे, लेकिन रोम्बस में डायगोनल बाइसेक्ट करने के साथ साथ साइड भी सारे बराबर होने चाहिए। तुम यहां पे वो प्रूफ नहीं कर पाओगे। तो यहां पे मिनिमम क्या है कि डायगोनल बाइसेक्ट मतलब ये पैरेललोग्राम हो गया। तो तुम यहां से लिख सकते हो कि अच्छा भैया ये जो BOCX है ये बेसिकली एक पैरेललोग्राम है। ये क्या है? पैरेललोग्राम है। अच्छी बात है। तो ये जो BOCX है ये पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, हो गया। अब एक बात बताओ, जैसे ही पैरेललोग्राम हुआ तो तुम समझ जाओगे कि अच्छा इसका मतलब ये जो BX है ना ये OC के पैरेलल होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, समझ ही गए। अच्छा तो इसका मतलब BX जो है ये पैरेलल होना चाहिए OC के, तो ये सिर्फ OC के पैरेलल थोड़ी होगा। इसको अगर इधर भेज दोगे तो इसके भी पैरेलल हो जाएगा ना, सेम ही तो लाइन है, हो जाएगा। तो मैं इसको इधर क्यों भेजना चाहता था? क्योंकि मैं कंसिडर करना चाह रहा हूं ट्रायंगल ABX। मैं कौन सा ट्रायंगल कंसिडर करना चाह रहा हूं? ट्रायंगल ABX। ठीक है, तो जब मैं ट्रायंगल ABX कंसिडर करना चाहता हूं तो मेरे को मिल गया कि FO इज पैरेलल टू BX। देखो ये वाला लाइन पैरेलल टू BX है, ये मुझे मिल गया। तो मैं तुरंत लिख दूंगा AF by AB इक्वल्स टू AO by AX। नहीं लिख दूंगा? अरे बताओ यार, मैं तुरंत नहीं लिख दूंगा AF by AF, क्योंकि BPT लगा रहा हूं मेरे दोस्त। BPT ध्यान दो, BPT लगा रहा हूं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। वो कहता ही है कि अगर एक लाइन अगर तुमको नहीं दिख रहा हो या समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही हो तो अब इसको ऐसे इमेजिन करो कि ये पैरेलल है इसके। तो अगर ये दोनों आपस में पैरेलल हैं इस ट्रायंगल में तो काम नहीं बन जाएगा। अब दिख रहा है? हाँ, तो AF by AB ऊपर वाला डिवाइडेड बाय होल इक्वल्स टू ऊपर वाला डिवाइडेड बाय होल AO by AX। AF by AB इक्वल्स टू AO by AX। यार इससे ज्यादा इजी क्या हो सकता था एक लाइन का? मतलब जैसे ये, और ये तुम्हें समझना है, यहां पे लिखने की जरूरत भी नहीं है। तुम सिंपल लिख सकते हो सिंस डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग देयरफॉर BOCX इज अ पैरेललोग्राम। सिंस दिस इज पैरेलल दिस इंप्लॉइज, तुम यहां पे एक लाइन लिख सकते हो कि BX इज पैरेलल टू EC। ये लिख दिया, और जैसे ही तुमने ये लिख दिया उसके बाद ये ट्रायंगल में तुम BPT लगा सकते हो। दैट्स इट, 3 लाइन में आंसर आ गया, पूरे 3 नंबर। इससे ज्यादा इजी कुछ भी नहीं होगा, बिलीव मी। ठीक है, समझ गए? आसान था? अगर आसान था तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो इन लोगों ने इतनी बड़ी राम कहानी की है, हमें जरूरत नहीं है करने की, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आंसर आ गया ऐसे ही। अगर यहां तक समझ गए तो चलो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि इस फिगर में, पहले वाले में DE पैरेलल टू AC है। अच्छा ठीक है, ये वाला लाइन इसके पैरेलल है, बहुत बढ़िया बात है। और DF पैरेलल है AE के, और ये जो DF है, ये इसके पैरेलल है। अच्छी बात है, ठीक है। तो क्वेश्चन कहता है कि प्रूफ कीजिए BF by FE इक्वल्स टू BE by EC। क्वेश्चन कहता है BF by FE इक्वल्स टू BE by EC। अच्छा देखो ध्यान से देखना, अगर अगर DE पैरेलल है AC के, DE पैरेलल है AC के, तो ध्यान से देखो मैं इस लाइन के बारे में ध्यान से देखो मैं इस लाइन के बारे में बात कर रहा हूं, इस लाइन के DE। तो अगर ये पैरेलल है तो मैं तुरंत लिख सकता हूं BD अपॉन DA इज इक्वल्स टू BE अपॉन EC। लिख सकता हूं, ये लाइन पैरेलल है तो BD अपॉन DA इक्वल्स टू BE अपॉन EC। कैसे? BPT से भाई, BPT से लिख सकता हूं, लिख दिया मैंने। ठीक है, अब ध्यान दो, दूसरा ये ध्यान दोगे मेरे दोस्त कि DF लाइन को देखो, ये DF लाइन को और इस लाइन को देखो। अगर ये इन दोनों को तुम देख रहे होगे तो तुमको फिर से दिख जाएगा कि ये दोनों भी पैरेलल हैं। अगर पैरेलल है तो मैं फिर से लिखूंगा BD by DA इज एक्चुअली इक्वल्स टू BF by FE। लिख सकता हूं BF by FE, BD by DA, तो यहां लिखूंगा BF by FE। लिख दिया? बिल्कुल लिख दिया। ठीक है, अब ये ध्यान दो BD by DA दोनों में है। ओ भाई, तो आ गया आंसर, फिर तो क्या ही दिक्कत है। ये हो गया BE by EC के इक्वल, BE by EC इक्वल्स टू BF by FE। यही तो प्रूफ करना था। है कुछ इससे आसान? नहीं ना, बस हो गया, एक लाइन में आंसर आ गया।
अब दूसरा डी इज पैरेलल टू ओ क्यू, एग्जैक्टली सेम है। देखो मैं बनाऊंगा नहीं लेकिन एग्जैक्टली सेम है। कैसे सेम है ध्यान से देखना, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो जैसे ही पैरेलल है तुम लिख दोगे एक लाइन में पीई बाई ई क्यू, पीई बाई ई क्यू इक्वल्स टू पीडी बाई डीओ, लिख दिया। और ये लाइन इसके पैरेलल है, एक इसी तरीके से तुम लिख सकते हो कि भैया डीएफ भी पैरेलल है ओआर के, तो इसका मतलब फिर से पीडी बाई डीओ इज इक्वल्स टू पीएफ बाई एफ आर, पीएफ बाई एफ आर, होगा नहीं होगा? पी बाई ई क्यू इक्वल्स टू पीडी बाई डीओ, और वैसे ही पीडी बाई डीओ इक्वल्स टू पीएफ बाई एफ आर, हो गया, बिल्कुल हो गया। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है। जैसे ही ये दोनों आपस में इक्वल आए, मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो कि भैया पीई बाई ई क्यू इक्वल्स टू पीएफ बाई एफ आर, मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो कि कन्वर्स ऑफ बीपीटी ट्रू है। तो इसका मतलब कन्वर्स ऑफ बीपीटी से तुम लिख सकते हो कि अच्छा भैया ईएफ इज पैरेलल टू क्यू आर, ईएफ इज पैरेलल टू क्यू आर, हो गया आंसर। समझ गए? इतना सिंपल था। चलो अगर ये वाला क्वेश्चन समझ गए हो तो बहुत बढ़िया, इसका सॉल्यूशन भी देख लो। सिंपल है, ज्यादा टफ नहीं है। पहले वाले का है तो साइड रेशियोज इक्वल हो गया, और दूसरे वाले का भी बिल्कुल इसी तरीके से। थोड़ा लिखने का तरीका भी सीख लेना, बोर्ड्स में वो जरूरी है। तो अगर समझ गए हो तो बल्ले बल्ले, फाइन। चलो आगे बढ़ते हैं, ये हमारा अगला क्वेश्चन। अब हमारा ये अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी आप प्रूफ कीजिए कि ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल is parallel to the third side. Recall that you have done it in class 9. The joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third side. आपको क्या प्रूफ करना है? बड़े सिंपल चीजें प्रूफ करनी है दोस्त। क्वेश्चन ये कहता है कि यूज बीपीटी का कन्वर्स। अच्छा, हमारे पास एक ट्रायंगल दे दिया उन्होंने बोला कि यार ये मिड पॉइंट है और ये मिड पॉइंट है, तो आप प्रूफ कीजिए कि अगर ये जो दो मिड पॉइंट हैं पी क्यू मान लीजिए, तो आपको प्रूफ करना है कि जो पी क्यू होगा वो बीसी के पैरेलल होगा। ये प्रूफ करना है। और दिया हुआ क्या है? दिया हुआ है कि एपी और बीपी इक्वल है और एक्यू और सीक्यू भी इक्वल है। अच्छी बात। तो देखो कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहता है और कैसे उससे प्रूफ करेंगे, बड़ा एक लाइन में समझ लो। तुम एक बात बस बताओ, मेरे को बताओ कि एपी बाई बीपी कितना होना चाहिए? एपी बाई बीपी कितना होना चाहिए? दोनों इक्वल है, तो एपी बाई बीपी 1 नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अच्छा अब ये बताओ एक्यू बाई सीक्यू कितना होना चाहिए? एक्यू बाई सीक्यू कितना होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। अरे भाई दोनों इक्वल है, तो अगर दोनों 1 के इक्वल हैं तो क्या मैं ये लिख दूं बड़े आराम से कि इसका मतलब AP बाई BP विल बी इक्वल्स टू AQ बाई CQ। और जैसे ही मैंने ये लिखा, इसीलिए तो इसने बोला था कि कन्वर्स यूज कीजिए। मैं जैसे ही ऐसा लिखा मैं लिखूंगा यूजिंग कन्वर्स ऑफ BPT, यूजिंग कन्वर्स ऑफ BPT PQ इज पैरेलल टू BC। और ये बोल रहा है, रिकॉल कीजिए 9th में पढ़ा था, तो ये किस फॉर्म पे था? इसी को कहते थे मिड पॉइंट थ्योरम। अगर याद हो तो दो मिड पॉइंट्स को जोड़िए तो वो तीसरे साइड के पैरेलल होगा और इसका आधा होगा। याद करो 9वीं कक्षा, याद आ रही है? तो ये इसीलिए बोला 9th को रिकॉल कीजिए। देखो एक लाइन में हो गया। जो 9th में तुम इतना लंबा मिड पॉइंट थ्योरम प्रूफ करते थे वो यहाँ पे एक लाइन में हो गया। आसान है ना बीपीटी? तो बीपीटी की मदद से बहुत सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये इसका पूरा सोल्यूशन है। इन लोगों ने भी वैसे ही किया है, इक्वल टू 1 किया है, आपस में इक्वल हो गया, मतलब कन्वर्स ऑफ बीपीटी से लाइन पैरेलल हो गया। फाइन। चलो अगर यहां तक समझ गए तो बल्ले बल्ले, बस यही था सेशन में आज। तो जिन जिन बच्चों को वीडियो पसंद आया हो लाइक करना मत भूलना, हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब टू द चैनल ऑल्सो, ताकि आप लोगों का प्यार हम तक पहुंचता रहे। एंड एट द सेम टाइम जो बच्चे मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं और बाकी सारे मास्टर टीचर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं वेदांतु पे, और हमारे साथ लाइव ऑनलाइन पढ़ाई करना चाहते हैं हर रोज खूब मजे से, तो वो बच्चों के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लिंक पे जाके क्लिक करना है। लिंक ऐसा कुछ लिखा होगा vdnt.in/ytpro, आगे https लगा होगा, तो वहां पे आप vdnt.in/ytpro पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक जैसे ही करोगे तो तुम्हें एक ऐसा बड़ा सा पेज दिखेगा। यहाँ पे अपना क्लास सेलेक्ट कर लेना 10th, फिर बोर्ड सेलेक्ट कर लेना CBSE ICSE जो भी है, फिर एक ऐसा पेज दिखेगा। यहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक कर लेना। जैसे ही तुमने क्लिक किया तो फाइनली उसके बाद तुमको एक सब्सक्रिप्शन पेज दिखेगा। इस पेज में 1 मंथ 3 मंथ 6 मंथ जो भी तुम्हें मन करे, जितने टाइम का वो सेलेक्ट कर लो। उसके बाद पेमेंट करने के पहले यहाँ पे एक कूपन कोड अप्लाई कर देना HP Pro। इस कूपन कोड से आपका जो पूरा प्राइस है वो कम हो जाएगा, इस पे 15% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, चलो तो बढ़िया, बल्ले बल्ले, कोई दिक्कत ही नहीं। तो बस आज के लिए इतना ही था मेरे दोस्त। अब मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय एंड सी यू ऑल गाइज इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय, गुड नाइट।